एकेडमी। माय नेम इज अंजलि कर एंड हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था लास्ट क्लास में? रैशनल नंबर्स में पी बाय क्यू फॉर्म को कैसे हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे एंड कैसे डेसिमल फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बन सकते थे, हमने वो सारे टाइप के क्वेश्चंस बना लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने ये तो सीखा था कि कोई भी हमारे पास रियल लाइन है तो इस पे 0 1 2 ये हमारे पास जितने भी रैशनल इंटीजर्स होल नंबर्स और जितने भी नेचुरल नंबर्स थे इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म का रैशनल नंबर आता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल फॉर्म को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, जो भी रैशनल फॉर्म होता है वो हमारे पास किस टाइप का होता है? पी बाई क्यू टाइप का। ठीक बात। अब जो पी बाई क्यू फॉर्म है, अब इसमें देखो अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या होता है? अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस बनते हैं। तो पहले टाइप का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, सो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अनदर काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये टाइप के जो फ्रैक्शंस है ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, 7th 8th क्लास में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, फिर टाइप के जो थर्ड टाइप के फ्रैक्शंस आते हैं वो आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बोले तो जिसमें हमारे पास एक इंटीजर भी आता है और एक फ्रैक्शन भी आता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए सी बाई डी टाइप। ओके, तो अब देखो अगर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन का जो टाइप चाहिए वो किस किस टाइप के हो सकते हैं एग्जाम्पल में? 2/3, 4 we can say 8, then we can say 3/8। ठीक है, तो ये टाइप के जो फ्रैक्शंस हुए कैसे हुए? वो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हुआ डिनोमिनेटर्स। ठीक, उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 4/3 आ गया, 8/2 आ चुका है। ठीक है, और फिर हम बोल सकते हैं 8/3 डाल दीजिए इसको, या फिर हम लोग ले सकते हैं 7/3। तो ये टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप का फ्रैक्शन होता है वो होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? सपोज हमने ले लिया 2 1/4। ठीक है, फिर हमने ले लिया 3 1/3। तो ये टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा सीखा कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो हमारे पास या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या मिक्स फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हमको इन्हीं को प्लॉट करना है बेसिकली। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक फुल पिज्जा है। ठीक है, ये हमारे पास एक पिज्जा है। ठीक है, अब इसका सपोज हमने 4 पार्ट्स कर लिए। किसी को सपोज करो पिज्जा बहुत बड़ा है, पूरा पिज्जा नहीं खाना, किसी को सपोज इसका सिर्फ एक पार्ट खाना है, ये लार्ज साइज पिज्जा है तो किसी को सिर्फ एक ही पार्ट खाना है। तो अब अगर एक ही पार्ट खाना है तो देखो अगर किसी को बताना है कि मुझे पूरा पिज्जा नहीं खाना, बस मुझे तो एक ही पार्ट खाना है, तो एक पार्ट खाना है मतलब कि मुझे 4 हिस्सों में से मुझे सिर्फ एक पार्ट खाना है इसका। ठीक है, दिस इज द 1/4 पार्ट आई नीड टू ईट। ओके, आई डोंट वांट टू ईट द होल, आई जस्ट वांट टू ईट द 1/4 पार्ट। अब सपोज करो किसी को 1/4 से पेट नहीं भरता, किसी को इतना और खाना है। तो अब किसी को अगर आधा खाना है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज बेसिकली 2 पार्ट ऑफ 4। 4 का जितना टोटल थे उनमें से मेरे को 2 पार्ट्स खाने हैं, दैट इज द 2/4। ठीक है, अब किसी को सपोज 3 हिस्से खाने हैं 4 में से, तो दिस इज द 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3/4 पार्ट ऑफ द होल पिज्जा। ठीक है, तो दिस इज द फ्रैक्शन। अब देखो एक बात को समझते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो एक बात हम समझ सकते हैं कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा है डिनोमिनेटर से। ये बात तो ठीक है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हम इसको जो नंबर जब भी ये वैल्यू लाई करेगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी? क्यों?
क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा, अब देखो डिवाइड करके देख लो चाहे इसको, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना न्यूमरेटर से, और वी कैन से न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ऑलवेज क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। चाहे कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, मैं 1000 डिवाइड बाय 1 लाख करूंगी ना, तो वो हमेशा क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में आएगी। हालांकि मेरे को उसके जो पार्ट्स हैं वो ज्यादा करने पड़ेंगे, जैसे अब मैंने बोला कि 1 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 4 पार्ट्स में से मेरे को एक पार्ट चूज करना है। ऐसे ही हम लोग ना रियल लाइन पे हम लोग यही काम करेंगे। अब देखो जैसे मेरे को सपोज करो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे इजीएस्ट नंबर से। अगर मेरे को 2 को लोकेट करना है रियल लाइन पे, तो हमको पता है कि जो 2 है इसको कैसे लोकेट करते हैं। ये मेरे पास है 0, ये 1 और ये 2 है, तो आई विल लोकेट 2 एज दिस इज द 2 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब सपोज करो मुझे -1 को लोकेट करना है। -1 को कैसे लोकेट करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, तो ये क्या हो गया, -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने -1 को लोकेट कर दिया। नाउ आई वॉन्ट टू लोकेट 1/3 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो मुझे पहले इसको समझ, अब मैंने फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट किस लिए बताया है, इसीलिए बताया मेरे को 1/3 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना वो 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, अब देखो जब मेरे को 4 पिज्जा में से 4 पार्ट्स में से एक खाना था, तो मैंने 1/4 लिखा। तो अब देखो मुझे एक पार्ट चाहिए 3 में से, 3 मेरे पास टोटल है और 3 में से मुझे सिर्फ एक पार्ट चाहिए, राइट। तो मतलब ये जो 0 to 1 मेरे पास जो इंटरवल है ना, मैं उसके इक्वल इक्वल 3 पार्ट्स कर दूंगी, क्योंकि मेरे को 3 पार्ट्स में से एक ही चाहिए ना बस। तो मैंने क्या किया, इसके 3 पार्ट्स कर दिए इक्वल इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वल इक्वल पार्ट्स करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पार्ट चाहिए ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ना ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा 1/3। अब देखो मैंने अगर 3 पार्ट्स करे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो ये सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा, वो 2/3 होगा, है ना। तो ये 1/3 होगा और ये 2/3 होगा। ठीक, तो अगले वाला क्या होगा, ये 3/3 होगा। बेसिकली 3/3 इज 1, और यहाँ पे क्या है, ये 0/3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग को किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कोई और रैशनल नंबर प्लॉट करना है। अगर सपोज करो मुझे कुछ प्लॉट करना है 1/7, और वी कैन से 4/7 प्लॉट करना है। दिस टाइम आई वॉन्ट टू प्लॉट 4/7। ठीक है, तो अब देखो मैं 4/7 को कैसे प्लॉट करती हूँ। 4/7 को प्लॉट करने के लिए पहले मुझे पता चल रहा है, पहले मुझे देखना है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये। दिस इज माई 0 एंड दिस इज माई 1। अच्छा, अब देखो मुझे फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। 4/7 है मतलब 7 पार्ट्स चाहिए मेरे को, 7 पार्ट्स चाहिए। 7 में से आउट ऑफ 7 आई नीड ओनली 4 पार्ट्स। तो अब मुझे क्या करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट। ठीक है, सो 0/7, 1/7, 2/7, 3/4, 5/, 6/7/7। ठीक है, तो अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, 4/7। So this is 1/7, this is 2/7, this is 3/7, this is 4/7, this is 5/7 and this is 6/7। तो अब मुझे कौन सा प्लॉट करना है, 4/7। तो मैं क्या करूंगी, 4/7 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 4/7 का प्लॉट हो गया ऑन दी नंबर लाइन। अब मुझे अगर 4/7 की जगह वो 6/7 बोलेगा, तो मैं 6/7 को भी प्लॉट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे अगर उसने 2/7 बोला, तो मैं 2/7 को भी प्लॉट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं किसी भी नंबर को प्लॉट कर सकती हूँ। अब बात आती है अगर मुझे किसी और नंबर को प्लॉट करना। नाउ दिस टाइम आई वांट टू प्लॉट सम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अब सपोज मुझे प्लॉट करना है 8/3 को। ठीक है, अब देखो जब मैं 8 और 3 को डिवाइड करती हूँ ना, तो देखो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, 8 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो 3 2 6। ठीक, 8 - 2 इज 8 - 6 इज 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस इज बेसिकली 2/3। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बेसिकली है कितना,
2+2/3 ना, ये लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो इसको जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका ही क्या हुआ, 2/3। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। ठीक है, तो अब देखो दिस इज बेसिकली 2+समथिंग। टू मेरे पास है कुछ, टू में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब जैसे यहाँ पे मेरे को पता चल रहा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, वैसे ही अब जब मैंने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर, सम इंटीजर प्लस यहाँ पे कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो अब जो इंटीजर था, अब देखो इंटीजर 2+ है, तो मतलब अब मुझे ये बात तो पता चल गई कि जो मेरी वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आएगी, क्योंकि ये 2+ है ना, तो ये 0 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक, तो अब मुझे क्या चाहिए, 2+ तो ठीक है, 2+, ये जो 2+ है ये वो डिनोट कर रहा है कि मेरी जो वैल्यू है, जो मेरा फ्रैक्शन है वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ काम है वो ये फ्रैक्शन करेगा 2/3। ठीक, अब मुझे सेम काम करना है, मुझे 3 में से आई नीड ओनली 2 पार्ट्स, तो मुझे क्या करना है, इसको इक्वल इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, 2/3 पार्ट चाहिए, तो मतलब ये जो मेरा होगा, ये मेरा एक्चुअली में क्या होगा, 2/3, बिकॉज वी आर एडिंग समथिंग इन 2 ना, वी आर एडिंग, बिकॉज अगर ये डायरेक्ट 2/3 होता तब तो मुझे क्या होता, ये 0 से 1 के बीच में आ जाता, लेकिन नाउ वी आर एडिंग समथिंग इन 2, सो दिस value will be not 2/3, this will be 2/3, that means this is the mixed fraction which is equals to further 8/3। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लॉट कर दिया मैंने 8/3 को नंबर लाइन पे। ठीक है, वहीं अगर सपोज करो मुझे प्लॉट करना होता 1.2 को, अब मुझे क्या करना है, 1.2 को प्लॉट करना है और नंबर लाइन। ठीक, तो अब मैं कैसे प्लॉट करूंगी, 1.2 क्या है बेसिकली, 1.2 इज डेसिमल हटा दिया तो 12/10, अब 12/10 है तो ये 6/5 बन गया, 6/5 बन गया, मतलब अब जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या बन गया, 5 1 5, सो दिस इज अगेन 1/5। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, वापस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकती हूँ, तो ये कैसे बनेगा, ये मेरे पास क्या है, 1+ है ना ये, तो मतलब ये 0, ये 1 और ये 2, ये 1 और 2 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि इसमें 1+ वी आर एडिंग समथिंग ना इन 1, so this will be, now divide 1 to 2 this interval in equal 5 parts, now we want 1/5 part, this is 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब मुझे कितना चाहिए, 1 + 1/5, so this is my 1 + 1/5, so this value is 6 divided by 5, or we can say 1.2। ओके, तो ये मेरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, 1.2 का। सपोज अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी नेगेटिव नंबर को प्लॉट करना है, अभी तक मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं ना, अब मुझे किसी नेगेटिव को प्लॉट करना है, तो मैं नेगेटिव को कैसे प्लॉट करूंगी, सपोज मुझे -2.4 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, तो -2.4 को मैं कैसे लोकेट कर सकती हूँ, दिस इज बेसिकली -2.4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटा के हो गया, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो 12/5, तो मतलब माइनस, अब इसको मैं अगर डिवाइड करूं 12 को 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, सो दिस इज अगेन -2 2/5। अब देखो जो काम मैंने पॉजिटिव साइड किया था ना, वही मुझे काम नेगेटिव साइड करना है। जब मैंने 2/5 लिखा तो इसका मतलब हुआ कि मुझे 2 में कुछ ऐड करना है, जब मैंने -2 2/5 किया ना, तो मुझे अब मतलब मुझे वही काम नेगेटिव साइड में करना है, अगर पॉजिटिव में होता तो मैं 0 के राइट हैंड साइड में करती काम ये, अब जब नेगेटिव हुआ तो मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यही काम करना है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन मैंने ऐड ऑन कर दिया है इसमें। तो ये अगर 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। ठीक, अब क्या करना है, ये -2 वाला काम तो खत्म हो गया कि -2 और -3 के बीच में होगा। अब इसमें क्या करना है, एड ऑन 2/5 पार्ट, दैट मीन्स इसको मुझे इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5। अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, दो सेकेंड पार्ट चाहिए, तो मतलब दिस वन, दिस वैल्यू इज -2 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, दैट इज -2.4।
तो ये मेरे पास रोटेशन हो गया किसी भी टाइप के रैशनल नंबर को अगर मुझे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो मैं किसी भी रैशनल नंबर को प्लॉट कर सकती हूँ नंबर लाइन पे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। बस फर्क ये होगा कि अगर मैं किसी बड़े नंबर को लेती हूँ, देखो सोच के देखो, अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेती हूँ, सपोज मैंने लिया 500 डिवाइडेड बाय 501, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 500 पार्ट चाहिए फ्रॉम द 501 पार्ट। तो उसके लिए आई नीड टू डिवाइड माई इंटरवल 0 to 1 इंटू 501 पार्ट्स, है ना। तो वो काम मुझे नहीं करना, तो मतलब इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं पूछता कोई भी। तो बट ये हमको पता होना चाहिए कि कोई भी जो हमारे पास रैशनल नंबर है, जो भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में रियल लाइन पे कहाँ पर लोकेट होंगे, है ना। तो हमें ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जितने भी टाइप के रैशनल नंबर्स थे ना, रैशनल नंबर्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, कि रैशनल नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उनको प्लॉट करते हैं, सब कुछ हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास एक और टाइप का नंबर सिस्टम बचा है विच इज इरैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये टाइप का डेसिमल होगा, वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब जो इरैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो कैसे टाइप के होंगे। इरैशनल नंबर या तो वो ना तो वो टर्मिनेटिंग होगी, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ना ही वो रिपीटिंग होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो वो हमारे पास कैसे होंगे, इरैशनल नंबर्स। देखो जो पहला एग्जांपल है उसमें हम देख सकते हैं, देखो डेसिमल के बाद मैंने क्या लिखा 1 2 1 1 2 1 1 1 2। तो देखो कोई भी डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, मतलब एक पैटर्न में, एक फैशन में रिपीट होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिखती 0.112 1 1 2 तो ये क्या होता कि ये वाला जो सेट ऑफ डिजिट है ये रिपीट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो पहले एक 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहे हैं, फिर एक 2 आ रहा है, फिर 3 1 आ रहे हैं, फिर एक 2 आ रहा है। तो मतलब जो 1 की जो काउंटिंग है ना वो बढ़ती जा रही है, पहले एक आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब बात आती है रूट एम की। अब देखो रूट एम को क्यों बोला है कि ये इरैशनल नंबर होगा। अच्छा देखो, अब अगर मैं रूट एम की जगह में डालती हूँ रूट ऑफ 16। अब देखो अगर मान लो 16 का मैं रूट लेती हूँ, तो मुझे पता है कि जो 16 का रूट होता है वो 4 होता है। ठीक, इतना हमको पता है कि 16 का रूट इज 4। अब देखो जो 4 है वो मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन अब देखो अगर वो इरैशनल नंबर होगा ना, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब ये हो जाएगा कि वो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना हो, और वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना, तो वो मेरे पास क्या बन जाते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक, अब बात आती है क्यूब रूट ऑफ एन। क्यूब रूट ऑफ एन मतलब अब देखो वही बात है, अगर मान लो परफेक्ट क्यूब बन जाता है, मतलब अगर मैं लिखती हूँ 8 raised to power 1/3, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब रेज टू पावर 1/3, तो 3 इज कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक, अब अगर इसका मतलब ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया ना, ये तो रैशनल हो गया। तो मतलब अगर परफेक्ट क्यूब बन जाता है तो वो क्या बनेगा, रैशनल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये नॉन परफेक्ट, ये भी नॉन परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक फिर बात आती है पाई की। पाई क्या है, पाई इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे ना एक कंट्रोवर्सी आती है कि जो पाई है ना, यहाँ हमने पढ़ा बोला इसको ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब ये तो ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। बट लेकिन हम लोगों ने तो ये भी पढ़ा है कि भाई जो पाई की वैल्यू है वो क्या है, 22/7, है ना। ये पढ़ा हुआ है हमने कि पाई की वैल्यू 22/7 है। तो ये काइंड ऑफ पैराडॉक्स हो गया कि हमने एक तरफ बोला कि जो पाई है ना वो इरैशनल नंबर है, और दूसरी तरफ हमने क्या बोल दिया कि पाई को तो हमने 22/7 मतलब हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये मतलब क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही नंबर है वो रैशनल भी है और इरैशनल भी है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
अगर मैं बोल रही हूँ रैशनल है तो वो रैशनल होगा, इरैशनल है तो इरैशनल होगा। ये दोनों चीजें कैसे हो रही है? तो ये एक तरह से मेरे पास पैराडॉक्स हो गया कि मैंने इसको इरैशनली बोल दिया और रैशनली बोल दिया। लेकिन द ट्रुथ इज जो पाई है ना वो मेरे पास इरैशनल ही है। सो ये 22/7 क्या है फिर? 22/7 क्या करता है ये देखो, जब भी हम लोग 22/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो तुम लोग को ये पता चलेगा कि जो 22/7 का जो डेसिमल फॉर्म है ना, वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आएंगे तो जो लास्ट में जाके जो डिजिट्स होंगे ना वो हल्का हल्के डिफर कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली जो डेसिमल का जो एक्सपेंशन होगा ना वो सिमिलर होगा दोनों में। तो अगर वो डेसिमल के बाद अगर सिमिलर देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस दिस वैल्यू इज ओनली यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है, तो जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस we are using the value of pi as 22/7, but it is not a rational number। ठीक है, तो this will be a irrational number। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई हमारे पास irrational। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाई वैल्यू इज 22/7 बट स्टिल इट इज irrational। कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि irrational है? ठीक है, तो हम लोग का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, दैट इज वाई इट इज एन irrational नंबर। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो ये प्रॉपर्टीज है ना हमने ऑलरेडी वैसे पढ़ी हुई है, मतलब जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है हमने उसमें पढ़ी है, एडिशन नंबर जो इंटीजर्स वगैरह होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें। तो हमें अभी यही प्रॉपर्टीज इरेशनल नंबर्स के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज है ना इनको प्रूव भी करते जाएंगे साथ साथ। ठीक, कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सही होगी। तो देखो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो अब ये ना दो प्रॉपर्टी है, एक तो है अंडर एडिशन, जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये अंडर एडिशन है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जो नंबर्स ले रहे हैं हम लोग वो इरेशनल होंगे। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो सिमिलरली फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब देखो पहले मैंने क्या करना है, एडिशन प्रॉपर्टी को देखना है। मैंने क्या बोला, a प्लस बी सेम एज b प्लस ए। तो मैं क्या करती हूँ, दो इरेशनल नंबर्स को लेती हूँ, √2 और √3, और वी कैन से हाँ √3 ले लिया। मैंने √2 और √3 को ऐड किया, या फिर √3 और √2 को ऐड किया। क्या दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही नहीं आएगी? हालांकि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको कि √2, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल्स में आएगी। अब देखो ऐसे इसको सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना उसमें सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो अगर मैं √2 प्लस √3 कैलकुलेट करूं और √3 प्लस √2 कैलकुलेट करूं तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि अंडर एडिशन a प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा b प्लस ए के। ठीक है, अब बात आती है अंडर मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर अब इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो अगर मैं √2 इंटू √3 लिखूं और अगर √3 इंटू √2 लिखूं, तो अब देखो ये चीज ना हम आगे पढ़ेंगे जब अब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसमें हम लोग और डिटेल में सीखेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको प्रॉपर रेडिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ समझते हैं कि √2 और √3 जब भी हमारे पास दो स्क्वायर रूट्स होते हैं ना, अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अंदर वाली वैल्यूज होती है ना स्क्वायर रूट को, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी √6। अब देखो अगर यहाँ भी निकालेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, √6 ही आएगी, है ना। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन भी सेटिस्फाई होगी और अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कैसे इक्वल सही होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमने तीन नंबर्स लिए ए बी सी, अब सपोज करो मैंने ए को लिया √5, बी को लिया 2 प्लस √3 और सी को लिया मैंने 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट किया। तो दिस इज √5 प्लस बी इज 2 प्लस √3 और इसमें ऐड कर दिया मैंने c, दैट इज 2 माइनस √3। तो अब देखो √3 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस √5। तो ये मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करा, ये वाला जो साइड था। अब मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगी, a प्लस बी
प्लस सी। अब मैंने क्या करना है, पहले ए और बी को ऐड करना है। ए और बी को ऐड किया तो क्या मिला, √5 प्लस 2 प्लस √3। अब इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, 2 माइनस √3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस √5। तो इसका मतलब अंडर एडिशन ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी इसको चेक कर सकती हूँ कि अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है इसकी वैल्यू। तो अब देखो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, a इंटू बी इंटू सी। ए इज √5, इसको मल्टीप्लाई करना है b और c के साथ। अब देखो b और c को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, a प्लस बी की इंटू ए माइनस बी की, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस √3 स्क्वायर इज 3। सो दिस विल बी √5। और क्या है, a इंटू बी इंटू सी। अब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ, 2 माइनस √3 के साथ। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर देखो 2 इंटू 4 इंटू 3 है तो पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो या 4 और 3 को करो, एक ही बात है ना। तो मैं किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ साथ में, तो वैल्यू तो मुझे √5 ही मिलेगी ना, किन्हीं भी दो को करूँ मल्टीप्लाई। तो मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो दिस प्रॉपर्टी विल गेट वेरीफाइड। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सही होगी इन केस ऑफ इरैशनल नंबर। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ दो इरैशनल नंबर के सम से, तो वो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ए को ले रही हूँ √2, मैं सेम ही नंबर्स को वेरीफाई करा देती हूँ। वही मेरे पास b क्या है, 2 प्लस √3 एंड c क्या है, 2 माइनस √3। इन नंबर्स को लेके हम लोग वापस वेरीफाई कर लेते हैं। तो a इंटू बी प्लस सी क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस सी इज 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और a को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग √5 से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4, 4 √5। ओके, अब क्या करना है, ए बी प्लस ए सी कैलकुलेट करना है। तो ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये √5 है ना, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, √5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3, फिर क्या करना है, प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू √5 इज 2 √5 एंड प्लस √5 √3 इज √15 प्लस 2 √5 एंड देन माइनस √15। तो अब देखो √15 तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये क्या बन गया, 2 √5 प्लस 2 √5, दिस विल बी 4 √5, ठीक है। तो इसका मतलब 4 √5 4 √5 LHS और RHS इक्वल हो गए। तो कोई भी हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के देखनी हो तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, उनका लेफ्ट हैंड साइड लो और उनका राइट हैंड साइड लो, कोई भी एग्जाम्पल लेके हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा रैशनल नंबर्स को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, और हमने क्या सीखा कि इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को सीखेंगे कि जो भी हमारे पास इरैशनल नंबर्स होते हैं तो हम लोग उसमें कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशन एज इन कि जब हम लोग दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको जो आउटपुट मिलता है, जो नया नंबर मिलता है, वो कैसे टाइप के होते हैं, वो क्या इरैशनल होते हैं या फिर रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।